नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का द लॉजिकल स्पीकर पे। और आज हम बात करने वाले हैं येस बैंक की। तो येस बैंक का रिजल्ट जो था Q4 का वो आया था 30 अप्रैल को। तो 30 अप्रैल को रिजल्ट आया था और आपको मैक्सिमम आपको न्यूज़ में पता लग ही गया होगा कि जो उसका नेट लॉस था वो था 3700 करोड़ रुपये। चलो ये भी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर पिछले क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो पिछले क्वार्टर में 150 करोड़ रुपये का जो था प्रॉफिट हुआ था, मतलब ये 150 करोड़ रुपये का प्रॉफिट। पर अगर लॉस देखा जाए इस Q4 का तो वो एकदम से बियॉन्ड द लेवल था, क्योंकि 3700 करोड़ रुपये का लॉस हुआ था। पर इसमें कुछ टर्म्स थी और कुछ कंडीशंस भी थी जो कि येस बैंक को फॉलो करनी थी। और मेरे को लगता है कि उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करने के पीछे जो येस बैंक से कि बैलेंस शीट को अगर देखा जाए तो इतना बड़ा लॉस उसकी बैलेंस शीट में दिखने लगा। तो बात करेंगे कि कौन कौन से टर्म थे और कौन कौन से टर्म ने उसके रिज़ल्ट को अफेक्टेड किया है, तो इस पर भी बात करेंगे। तो उससे पहले मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका, बंधन बैंक वाली वीडियो में, कि Q2 के आसपास जो आरबीआई ने कहा था कि हमें जो इस साल का एनपीए है उससे लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि वो एनपीए दोबारा से रिकवर हो जाए। पर Q4 के आते आते आरबीआई ने एक और स्टेटमेंट दी और उन्होंने कहा कि हाँ, आपको जो है अपने एनपीएस जो है अपने क्वार्टरली रिजल्ट में शो करने पड़ेंगे, जो कि फुल ईयर Q4 में, मतलब कि ईयर की एंडिंग होती है, तो ईयर की एंडिंग में पूरे साल का जो भी एनपीए वो उनको रजिस्टर करना होता है, राइट डाउन करना होता है उनके फाइनेंशियल रिजल्ट में। तो उसी का इफेक्ट जो था कि एक साथ जो इतना एनपीए शो हुआ, तो उस एक साथ एनपीए शो होने की वजह से जो कि पूरा बुक का जो रिज़ल्ट था वो एकदम से ख़राब हो गया, ऐसा हम कह सकते हैं। तो चलिए उन टर्म्स को देखते हैं कि जिसकी वजह से जो है रिजल्ट पे इतना इफेक्ट पड़ा। फर्स्ट थिंग कि हम पहले अर्निंग्स देख लेते हैं इस बैंक की। Q2, Q3 और Q4 में कहाँ कहाँ से और कितनी कितनी अर्निंग्स हुई है और उसके पैरामीटर्स क्या हैं। तो फर्स्ट जो अर्निंग होती है वो होती है इंटरेस्ट बेस्ड अर्निंग, जो कि सबसे ज़्यादा होती है बैंकिंग सेक्टर में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो Q2 में ये तो करीब 4431 करोड़ की थी। उसके बाद Q3 में जो ये बढ़ के थोड़ा सा जो 4474 करोड़ रुपए हो गई। और उसके बाद आप देख सकते हो Q4 का, तो उसमें करीब 1000 करोड़ का गैप यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। 1000 करोड़ से 1200 करोड़ तक का जो गैप देखने को मिल रहा है, उससे ये अर्निंग जो है घट के 3167 करोड़ हो गई। चलो इसको भी हम साइड में रख देते हैं, क्योंकि ये रेवेन्यू केस है। इन्वेस्टमेंट पर जो अर्निंग होती है तो ये कुछ ज़्यादा अर्निंग्स नहीं होती। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 628 करोड़, 645 करोड़, 642 करोड़, और लगभग हमें फ्लैट ही जो है नज़र आ रही है। साथ में बैलेंस विद आरबीआई, जो इनिशियल बैलेंस होता है हर एक बैंक का आरबीआई के साथ, तो उसकी अगर बात की जाए तो Q2 में थे वो 80 करोड़ रुपया, Q3 में वो बढ़कर 109 करोड़ रुपये हो गया, और फिर Q4 में ये 93 करोड़ रुपये के आसपास जो है देखने को मिल रहा है। इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर Q2 और Q3 को कंपेयर किया जाए तो यहाँ पर जो है सेम अगर एवरेज निकाला जाए तो कुछ एवरेज 100 करोड़ के आसपास जो है आ जाएगी। अदर्स इनकम की बात की जाए तो Q2 में ज़्यादा थी, उससे कम, फिर कम। ठीक है, तो अदर्स इनकम को भी निकाल देते हैं, क्योंकि अदर्स इनकम उतना मायने नहीं रखती, क्योंकि अदर्स इनकम में ज़्यादा से ज़्यादा या तो कोई एसेट बेचा होगा, या कुछ पार्ट्स बेचे होंगे, या कोई इन्वेस्टमेंट बेची होगी बॉन्ड्स वगैरह की, तो वहाँ से अदर्स इनकम जो है जनरेट होती है। ठीक है, इसको आप साइड रख देते हैं। अब जो है हम एक्सपेंडिचर की ओर ध्यान देते हैं। तो एक्सपेंडिचर में भी सबसे ऊपर एक्सपेंडिचर जो आता है वो इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर है, क्योंकि वही मेन एक्सपेंस जो एक्सपेंडिचर होता है बैंकिंग सेक्टर में वो होता है, क्योंकि उसको कस्टमर को भी इंटरेस्ट देना होता है, जो कि उनके सेविंग्स बैंक अकाउंट, एफडीज़ हैं, या अलग अलग टाइप के बैंक अकाउंट खोल के रखे हैं जिन कस्टमर्स ने। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो Q2 में ये था 3270 करोड़, उसके बाद Q3 में ये कम हो गई, जो था 2760 करोड़ हम कह सकते हैं, और फिर Q4 में ये बढ़ के हो गए 3000 करोड़। चलो ये भी अगर इसका एवरेज निकालिए तो लगभग 3000 करोड़ के आसपास जो है देखने को मिल सकता है। एम्प्लॉय कॉस्ट की बात करें, मतलब कि एम्प्लॉयज़ की सैलरी वगैरह, तो वो भी हमें फ्लैट जो है नज़र आ रही है, यहाँ पर आप देख सकते हो फ्लैट। ठीक है, अदर एक्सपेंसेस की बात की जाए तो एक्सपेंसेस जो हैं वो बढ़े हैं यस बैंक के। यहाँ पर आप देख सकते हो 718 करोड़, उसके बाद बढ़ के हो गई ये 880 करोड़, उसके बाद ये बढ़ के हो गए 1052 करोड़। तो एक्सपेंसेस भी 100 करोड़, 150 करोड़ जो है एक्स्ट्रा हुए हैं हर एक क्वार्टर की बात की जाए तो। वहाँ पर अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर प्रोविजन एंड, तो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर निकाला जाए प्रोविजन से पहले का, तो वो करीब इस या ऐसे आती है 1350 करोड़, फिर 2282 करोड़, और फिर लास्ट Q4 की बात की जाए तो वहाँ पर आती है 181 करोड़। ठीक है, तो यहाँ पर समझो कि कहाँ पर एक्सपेंडिचर ज़्यादा हुआ। तो यहाँ पर अदर एक्सपेंस में जो था एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा थे। यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि इंटरेस्ट एक्सपेंड में थोड़े से एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा थे। अब सेकंड थिंग हम प्रोविजंस की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर सब कुछ हमें एवरेज दिखता हुआ नज़र आ रहा था। कहीं पर थोड़ी थोड़ी गिरावट थी, तो कहीं पर थोड़ी थोड़ी बढ़त भी हमें देखने को मिली। पर मेन जो हम बोल सकते हैं पॉइंट है वो है प्रोविज़न, क्योंकि प्रोविज़न ने काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट किया है इसके रिजल्ट को। तो हम प्रोविज़न को की तरफ जो है एक ध्यान।
तो हम आ गए हैं प्रोविजंस पर। तो आप देख सकते हो कि क्वार्टर टू में अगर प्रोविजनिंग की देखी जाए तो करीब 1187 करोड़ की प्रोविजनिंग की थी येस बैंक ने। वो नेक्स्ट क्वार्टर में क्वार्टर थ्री में जो बढ़कर हो गई 2198 करोड़। पर अगर क्वार्टर फोर की बात की जाए तो वो हो गई 5240 करोड़ रुपए। ठीक है, तो अगर क्वार्टर टू और क्वार्टर फोर में अगर रिलेशन देखें तो करीब 4 गुना यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्रोविजनिंग ज़्यादा की गई है। सिंपल सी बात है, क्योंकि एनपीएस जो थे नए जुड़े थे और येस बैंक का आपको पुराना लफड़ा भी पता है कि येस बैंक के पास कितना डेट है। ठीक है, 50,000 करोड़ के आसपास का डेट है उसके पास पहले से, उसके लिए भी प्रोविजनिंग करनी है। प्लस इस साल का जो पेंडेमिक में एनपीएस क्रिएट हुए हैं, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा रिकवरीज नहीं हुई है, तो वहाँ से जो एनपीएस क्रिएट कर की हुए हैं उनके लिए भी प्रोविजनिंग करनी है। तो टोटल मिला के अगर देखा जाए तो कुछ बैंक हैं हमारे इंडियन बैंकिंग सेक्टर में जिनको काफ़ी ज़्यादा बड़ी प्रोविजनिंग करने की इस टाइम पर ज़रूरत है, और उन्होंने की भी हुई है। तो अच्छी बात है कि उन्होंने इतनी बड़ी प्रोविजनिंग की भी है, पर इससे इफेक्ट ये पड़ता है कि अगर आप ज़्यादा अगर प्रोविजनिंग करते हो तो वो आपके प्रॉफिट में से जो हिस्सा जाता है, तो जो प्रॉफिट है वो लॉस में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। तो सेम थिंग कि इतनी बड़ी बड़ी प्रोविजनिंग की, उससे जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स से पहले की प्रॉफिट की बात की जाए तो यहाँ पर 163 करोड़ का जो है प्रॉफिट हो रहा था। क्वार्टर टू की बात करें, क्वार्टर थ्री की बात करें तो 83 करोड़ के आसपास जो था प्रॉफिट था। चलो कंपनी कुछ तो पॉजिटिव में थी। पर अगर क्वार्टर फोर की बात की जाए, ईयर एंडिंग क्वार्टर फोर की बात की जाए, तो यहाँ पर 5057 करोड़ का जो था नेट, हम बोल सकते हैं कि लॉस था। ठीक है, तो नेट लॉस इतना था। अब ये लॉस 3700 करोड़ कैसे हुआ? तो ये हुआ आफ्टर टैक्स। तो टैक्स का एक बेनिफिट होता है कि अगर आपका टैक्स आपका अगर लॉस में अगर आपकी कंपनी जा रही है तो आपको जो था इनकम टैक्स जो रिटर्न होता है उसमें थोड़ी सी आपको छूट मिल जाती है, उतने परसेंट की जितना कि आपको टैक्स पे करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सेम चीज़ देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऊपर करूँगा और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो टैक्स लाइबिलिटीज़ जो बनती हैं कंपनीज़ की, तो यहाँ पर 43 करोड़, और फिर नेगेटिव में 64 करोड़, और फिर यहाँ पर नेगेटिव में 1266 करोड़ की जो थी टैक्स लाइबिलिटी बनती थी, जो कि कंपनी के लिए अच्छी थी, क्योंकि अगर ये नेगेटिव में बनती है तो जो लॉस हुआ है वो कम हो जाता है। अब लॉस क्यों कम होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो लॉस का टर्म होता है उसे हम जो हमेशा नेगेटिव में लिखते हैं। ठीक है, और टैक्स को भी हम नेगेटिव में लिखते हैं, पर टैक्स उस टाइम पर, जिस टाइम पर अगर टैक्स नहीं बनते, टैक्स लाइबिलिटी नहीं बनती, उस टाइम पर हम पॉजिटिव में लिखते हैं, जैसे क्वार्टर टू में हमें देखने को मिला है। तो बाकी दो टाइम क्वार्टर थ्री और क्वार्टर फोर में ये पॉजिटिव में बनती है टैक्स लाइबिलिटी, तो यहाँ पर हम नेगेटिव में और नेगेटिव में। पर एक चीज़ देखोगे, सिंपल सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव को ऐड किया जाए, ठीक है, सॉरी, पर पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव होता है, पर जो टैक्स लाइबिलिटी होती है वो नेगेटिव में होती है, पर होती वो पॉजिटिव में, क्योंकि कंपनी से ये क्रेडिट सॉरी डेबिट होनी होती है, तो ये हमेशा पॉजिटिव में जाती है। तो ये ऐड होता है प्लस ये ऐड होता है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव में है, ये भी पॉजिटिव में हो गया, तो ये ऐड हो गया। तो हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर 147 है। सेम अगर क्वार्टर टू की बात की जाए, ये पॉजिटिव में है और ये नेगेटिव में चला गया, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव था तो इसका उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो ये नेगेटिव में चला गया, तो यहाँ पर हमें 120 करोड़ देखने को मिला है। पर क्वार्टर फोर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी नेगेटिव में है, तो ये नेगेटिव में रहेगा क्योंकि नेगेटिव में टर्म है। ठीक है, पर जो नेगेटिव चीज में है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर नेगेटिव से पॉजिटिव करो, आप कैलकुलेट करते हो, प्लस माइनस करते हो, तो ये आपके पास रिजल्ट ये आएगा। आप कैलकुलेटर में भी अपने निकाल के देख सकते हो कि रिजल्ट यही आएगा। तो यही कारण है कि जो 37 करोड़ का जो लॉस कंपनीज की बुक्स में दिखाई दे रहा है वो इस वजह से दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर प्रोविजन का लॉस, अगर प्रॉफिट सॉरी टैक्स से पहले अगर देखा जाए तो वो काफ़ी बड़ा लॉस था, करीब 5,000 करोड़ का लॉस था। तो आफ्टर द टैक्स जो रिलैक्सेशन मिली है उसकी वजह से ये टैक्स सॉरी जो प्रॉफिट है या लॉस है वो हमें कम होता हुआ नजर आया है। तो उसी वजह से ये जो 3790 करोड़ का लॉस हमें दिख रहा है उसकी वजह से दिख रहा है। तो चलिए ये बात भी हो गई, अब करते हैं फाइनल एक्टिविटी और इम्पैक्ट की बात। तो सिंपल सी बात है कि एनपीए कंपनीज़ के सॉरी बैंक के काफ़ी ज़्यादा हैं, तो एनपीए को तो प्रोविजनिंग तो इसकी करनी होगी, इसका कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइंस और बैंकिंग रेगुलेटरी एक्ट जो है उसकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो जितने भी एनपीएस हैं उनके लिए प्रोविजनिंग करनी होती है। तो वो रूल जो है येस बैंक और हर किसी बैंक पर लागू होते हैं। तो येस बैंक को भी ये जो प्रोविजनिंग थी वो करनी थी। अब कितने परसेंट की करनी है ये बोर्ड ऑफ मेंबर पर डिपेंड करता है। तो इस बार हो सकता है कि बोर्ड ऑफ मेंबर ने प्रोविजनिंग ज़्यादा करने की सलाह दी हो, या उनके सलाहकार होते हैं, या वो हमसे ज़्यादा पढ़ लिखे हैं और काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ हैं या एक्सपीरियंस पर्सन है, तो उनकी सोच और समझ के अनुसार जो है इतना ज़्यादा प्रोविजन जो है क्रिएट किया गया है। तो ये फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए जो ये क्रिएट की गई है इतनी बड़ी प्रोविजंस, ये फ्यूचर को ध्यान में रख के ही किए गए हैं। पर इससे एक इम्पैक्ट मिलेगा कि इतने बड़े इम्पैक्ट जो प्रोविजंस बनाए गए हैं, तो इन्वेस्टर्स में यही ये मैसेज आता है कि जो फ्यूचर में लॉस होने वाला है वो काफ़ी बड़ा होने वाला है। मतलब कि एनपीए जो डेप्ट है वो नहीं मिलने वाला है, तो जितना बड़ा हम कह सकते हैं कि प्रोविज़न होगा उतना ज़्यादा अमाउंट का जो पैसा जो है येस बैंक में नहीं आने वाला है, इसकी गारंटी हो सकती है। तो यहाँ पर एक नेगेटिव हमें जो है मार्केट की तरफ से प्रेशर देखने को
मिल सकता है और मिला भी है, क्योंकि अभी अगर शेयर वैल्यू चेक की जाए तो 13.5 रुपये के आसपास जो है हमें देखने को मिल रही है। यही 2-3 महीने जो था पहले 21 रुपये के आसपास गया हुआ था शेयर। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने जो 19 रुपये और 21 रुपये के बीच में काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इन्वेस्ट भी किया था उस टाइम पर, क्योंकि अगर आप वॉल्यूम चार्ट देखोगे तो वहाँ पर ग्रीन चार्ट जो है काफ़ी लंबा है 1921 के बीच का अगर देखोगे, और उसके बाद से गिरावट होनी स्टार्ट हुई है। तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि कितने शेयर्स और कितने लोगों के शेयर्स जो है फंसे हुए हैं इसी प्राइस रेंज में। तो ये मैं भी समझ सकता हूँ कि कितने, क्योंकि वॉल्यूम चार्ट को अगर आप एनालिसिस करते हो तो वहाँ से आपको पता लग जाएगा कि कितने शेयर्स जो हैं, ये मिलियंस में शेयर हैं जो अभी भी इन्वेस्टर्स के पास फंसे हुए हैं। आप में से वीडियो कोई देख रहा हो तो आपने भी शायद इसी प्राइस रेंज के आसपास के शेयर जो है खरीदे होंगे, और अभी आपको काफ़ी ज़्यादा लॉस दिख रहा होगा अपने पोर्टफोलियो में, क्योंकि शेयर का प्राइस जो है अभी 13 रुपये 13.5 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं फ्यूचर की, तो फ्यूचर पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। पर उससे पहले मैं एक बार आपको एनपीएस की परसेंटेज दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आ गए हम एनपीएस रेशियोज़ पर। तो यहाँ पर आप ग्रोस एनपीए अगर देखोगे क्वार्टर टू क्वार्टर, तो यहाँ पर 32,000 करोड़ से 29,000 करोड़ और उसके बाद 28,000 करोड़। तो ग्रोस एनपीए को छोड़ देते हैं, क्योंकि ग्रोस एनपीए में मामूली रकम ली होती है, पर नेट एनपीए वो रकम होती है जो कि उनको मेंबर्स को पता होता है कि ये हम शायद ये मनी जो है हमें वापस नहीं मिलेगी, इसलिए नेट एनपीए का ही जो है प्रोविजन किया जाता है, ग्रोस एनपीए का नहीं किया जाता है। ग्रोस एनपीए से हम मामूली ये पता लगाते हैं कि कितना पैसा जो है येस बैंक का मार्केट में फंसा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ इससे मोटा मोटा हमको हिसाब लग जाता है कि इतना पैसा जो है येस बैंक का मार्केट में फंसा हुआ है, पर मेन जो है होता है वो नेट एनपीए होता है। तो नेट एनपीए की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो क्वार्टर टू की बात की जाए तो यहाँ पर 7,868 करोड़ का जो है हमें नेट एनपीए देखने को मिल रहा है। उसके बाद ये कम होकर थोड़ा सा 6,856 करोड़ देखने को मिल रहा है, क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइन थी तो इनको वहाँ पर एक्ट करना था। और उसके बाद अगर बात की जाए क्वार्टर फोर की, तो वहाँ पर हमें ये बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि 9,813 करोड़ रुपये बनता है। तो आप कह सकते हो कि आरबीआई की गाइडलाइन की वजह से जो यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है, सो वो तो होनी थी। तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। पर अगर क्वार्टर टू और क्वार्टर फोर के बीच के गैप देखा जाए तो काफ़ी बड़ा गैप है, 2,000 करोड़ रुपये के आसपास का गैप है। 2,000 करोड़ रुपये काफ़ी ज़्यादा बड़ा अमाउंट होता है। हमें यहाँ पर बैलेंस शीट देखने में 2,000 करोड़ काफ़ी छोटा अमाउंट लगता है, पर एक्चुअल में आप अगर इसका एसेट खरीदने जाओ तो आप क्या क्या खरीद सकते हो, ये आप इमेजिन कर सकते हो अपने आसपास रह के, ठीक है। तो हम रेशियो की बात करते हैं। तो ग्रोस एनपीए रेशियो की बात की जाए तो वो जो है क्वार्टर टू के मुकाबले में कम हुए हैं, अगर क्वार्टर थ्री और क्वार्टर फोर में देखा जाए तो। पर नेट एनपीए की बात की जाए तो वो बढ़ा हुआ है। तो क्वार्टर टू से क्वार्टर थ्री और क्वार्टर थ्री से क्वार्टर फोर के बीच में गैप 1% से ज़्यादा का है। तो ठीक है, यहाँ पर 1% से ज़्यादा का जो है हमें गैप देखने को मिल रहा है। तो यही कारण था कि जो एनपीएस थे इतने सारे बढ़ चुके थे, इनकी प्रोविजनिंग करनी थी। तो प्रोविजनिंग करने के लिए प्रॉफिट से जो हिस्सा जाएगा वो लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही बात मुझे आपको समझानी थी। आप मेरे को कुछ समझ गए होंगे, कुछ समझ चुके होंगे अभी इस वीडियो को देखने के बाद। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना यार, क्योंकि हमने इतनी एनालिसिस की होती है तो कुछ तो उसका क्रेडिट मिलना चाहिए। और अगर आपके दोस्त भी इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट में, उनके साथ भी आप वीडियोज़ को शेयर कर सकते हो, ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन जो है और कैसे एनालिसिस करते हैं इनका पता चले, और कैसे फ्यूचर वैल्यू की जो है हम पड़ताल करते हैं। तो फाइनली हम फ्यूचर वैल्यूज़ पर जाते हैं। अब आता है कि 1-2 साल और 3 साल में के लिए अगर किसी ने होल्ड किया तो उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो उस टाइम पहले सीएनबीसी में ऐसा जो था, एक आपको पता है सीएनबीसी चैनल में 3-4 मेंबर जो होते हैं जुड़े होते हैं, और वहाँ पर मेरे को सुनने को मिला था कि 2 साल में इस शेयर की वैल्यू करीब 35 से 40 रुपये तक जो है चली जाएगी, क्योंकि जो प्रशांत कुमार इनके सीईओ हैं येस बैंक के इस करंट टाइम में, तो वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं ताकि इस बैंक को जो है डेट से निकाला जा सके और एनपीएस को कम किया जा सके। तो अगर उनकी मेहनत रंग लाई तो इस शेयर में जो है 2-3 साल के बीच बीच में हमें जो है अच्छी रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं, करीब डबल, क्योंकि अभी 13 रुपये 14 रुपये के आसपास है। तो अगर 30-35 रुपये भी हो जाता है इस शेयर का प्राइस तो ऑलमोस्ट डबल, हम कह सकते हैं कि 200% के आसपास। पर उनकी भी राय 100% श्योर नहीं है। हम इसको 50% और 50% लेके चल सकते हैं कि 50% हो सकता है कि ये शेयर की वैल्यू डबल हो जाए, और 50% ये भी हो सकता है कि इस शेयर की वैल्यू आधी रह जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम फ्यूचर में कुछ शेयर वैल्यू पर क्या इफेक्ट पड़ेगा इसके बारे में पता नहीं कर सकते। हो सकता है कि पैंडेमिक और लंबा जाए और एनपीए ऐसे क्रिएट होते जाएँ तो शेयर वैल्यू ऑलरेडी गिर जाएगी, ठीक है। तो ये था एनालिसिस। वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अभी रिसेंटली आज ही मैंने जो है बंधन बैंक पर वीडियो डाली हुई है, तो उसको भी देख लेना, अगर आपके काम की हुई तो आपको जरूर हेल्प मिलेगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट किस वीडियो में।